जय हिंद एवरीवन, हम वापस से मिल चुके हैं हमारे थर्ड फेज पे। और थर्ड फेज जो शुरुआत होता है वो 1991 से लेके मॉडर्न फेज जो हमारा चल रहा है, तो उसमें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो जैसे हम लोग ने देखा कि 1991 में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आती है और कहीं ना कहीं उस समय से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो पूरी तरीके से बदल जाती है। एलपीजी रिफॉर्म्स एक कहीं ना कहीं भारत का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो उस समय के लीडर्स ने लिया था। जैसे मेन लीडर्स थे पीवी नरसिम्हन राव और मनमोहन सिंह जी। उन्होंने ये जो डिसीजन लिया था कहीं ना कहीं हमारे भारत की इकोनॉमी को बहुत आगे बढ़ा चुके हैं। अब अगर हम लोग देखेंगे तो 1991 के बाद में ना हमारे भारत में प्राइवेट बैंक्स भी बनना शुरुआत हो गए थे। और मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि उस समय हमारे पास कितने प्राइवेट बैंक्स बने थे। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन के तहत चलते हुए बहुत सारी बाहर की फॉरेन बैंक्स भी यहाँ पर आई थी और वर्क कर रही थी। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि जो प्रेजेंट टाइम पे हमारा सिस्टम चल रहा है, तो इसमें देखो अगर हम लोग देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम पे हम लोग पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो चुके हैं। और आपको पता है कि जो हम लोग ये यूपीआई वगैरह यूज करते हैं, जैसे गूगल पे के थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं से हम लोग पेमेंट करते हैं। तो आपको पता है यूपीआई किसने लाया है? तो अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो 2008 में एनपीसीआई को स्टैब्लिश किया गया था बाय द आरबीआई। एनपीसीआई क्या है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारा आरबीआई ने स्टैब्लिश किया था। एनपीसीआई बेसिकली क्या हो जाता है, जो 2008 में आया था, तो एनपीसीआई बेसिकली एक रिटेल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जितने भी हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं। अब आपको इंपॉर्टेंट एक फैक्ट पता होना चाहिए कि एनपीसीआई ने ही यूपीआई को लाया था। यूपीआई का मतलब क्या हो जाता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो यूपीआई लाया गया था। चलो मुझे ये बताइए आप लोग, यूपीआई भारत में कब आया? यूपीआई भारत में आया था 25 अगस्त 2016 से। तो हम लोग देख रहे हैं कि नया नया सिस्टम भी चल रहा है, डिजिटलाइजेशन पूरा अच्छा खासा चल रहा है। अब यूपीआई तो हम लोग ने समझ लिया। और आप लोग चलो बताना, आप लोग डेली कितना यूपीआई ट्रांजेक्शंस करते हो, कमेंट में जरूर बता देना, है ना। और आपको एक और चीज पता है, भारत नंबर 1 पे यूपीआई ट्रांजेक्शंस में अगर हम लोग देखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग कुछ बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट्स बैंक्स क्या होती है, जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे चलती रहती है। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बेसिकली 2016 से शुरुआत हुई है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट्स बैंक्स पे अगर हम लोग देखेंगे तो कहने इसका कॉन्सेप्ट 2014 में ला दिया, 2016 से इसका शुरुआत हो गया था। और कहीं ना कहीं ये कमेटी थी नचिकेत बोरे कमेटी, उन्होंने बोला था कि चलो भाई ऐसे बैंक्स को भी स्टैब्लिश करेंगे। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे भारत में? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली क्या करते हैं, अब जैसे बहुत सारे बैंक्स थे जो और कुछ रीजंस में नहीं पहुंच पा रहे थे या अच्छी तरीके से सर्विस वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, ये कॉन्सेप्ट के साथ में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आए हैं। और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की थोड़ी सी अगर हम लोग खासियत देखें तो क्या रहता है, ये नॉर्मल बैंक जैसे ही रहते हैं। ठीक है, मतलब आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, लोन आपको प्रोवाइड करेंगे। बस इसमें कंडीशंस क्या रहती है? कंडीशंस इसमें ये रहती है कि ये जो रहेंगे वो 25 लाख से ऊपर लोन नहीं दे सकते किसी को, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ना स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। और अगर हम देखेंगे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अगर किसी को स्टैब्लिश करना रहेगा तो उसके लिए कितना कैपिटल होना चाहिए? उसका कैपिटल होना चाहिए 200 करोड़। मतलब अगर आपके पास 200 करोड़ रहेगा तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बना सकते हैं। अब जैसे प्रेजेंट टाइम पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आप लोगों ने नाम सुना रहेगा, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को अभी लाइसेंस मिल चुका है कि वो यूनिवर्सल लेवल पे बैंकिंग कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जितने भी आप लोग बैंक देखते हो ना, इतने प्रेजेंट टाइम पे इतने बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं यहीं से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक का देख लिया हम लोग ने। ये बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड तो करते हैं, ऑनलाइन अकाउंट खुलवा देंगे, आपका ट्रांजेक्शंस वगैरह सब कुछ करा देंगे, बट इनका एक लिमिटेशन रहता है कि वो 25 लाख तक ही लोन दे सकते हैं। फिर अगर हम लोग देखिए पेमेंट्स बैंक की बात करेंगे तो पेमेंट्स बैंक को नाम से आपको लग रहा होगा कि कुछ पेमेंट रिलेटेड रहेगा। अब सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो पेमेंट्स बैंक को स्टैब्लिश करने के लिए कौन से ईयर में किया था या किस तरीके से, 2016 में स्टैब्लिश हुए थे। और अगर किसी को भी पेमेंट्स बैंक ओपन करना रहेगा तो इनका कैपिटल होना चाहिए 100 करोड़। अगर आपके पास वो 100 करोड़ रहेगा तो आप पेमेंट्स बैंक को अच्छी तरीके से स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब पेमेंट्स बैंक का क्या फैसिलिटी रहता है या क्या खासियत रहता है? तो पेमेंट्स बैंक जो होते हैं ना वो खाली डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं अप टू 2 लाख। पहले 1 लाख था, अभी 2 लाख कर दिया गया। और आपको बता दूं पेमेंट्स बैंक जो होते हैं ना वो लोन्स नहीं दे सकते, वो लोन्स नहीं दे सकते, वो खाली डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए हम लोग पेमेंट बैंक को कहते हैं दे डू नैरो बैंकिंग। क्या करते हैं वो लोग? नैरो बैंकिंग, मतलब सिर्फ पैसा रखते हैं और वो हमको लोन प्रोवाइड नहीं करते। और जो पेमेंट्स बैंक हमारे होते हैं वो हमको कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू नहीं कर सकते। तो ये प्रेजेंट टाइम पे हम लोग ने सब कुछ जाना। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझा रहेगा और यहाँ पर हमारा इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री का जो टॉपिक था आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो बताना जरूर मुझे कि आपको तीनों वीडियोस अगर आपने देखा रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताना
कि किस तरीके से आपको लेक्चर लगा, और कुछ अगर चेंजेस करना रहेगा, कुछ फीडबैक्स रहेंगे तो आप लोग जरूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।